Okay, boys. Once again, I am before you. और अब तक जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और उसके आगे जो जहाँ कल हमने छोड़ा था कि कंडक्टर्स क्या होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल कंडक्टर ही चाहिए जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में सहायता करेगा। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी का हमने पार्ट देखा, हम दो तरह के देखे थे। एक था स्टैटिक टाइप का, जो कि जैसे हमने बताया था आपको कि एबोनाइट रॉड को अगर हम रगड़ते हैं सिल्क पेपर पे तो उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है जो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत पा जाता है। तो वो था उसकी स्टैटिक क्वालिटी का। लेकिन हमें जो ये स्टडी जो हम अगले क्लासेज में करेंगे डिटेल में, इस क्लास में बेसिकली हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। जो करंट क्या है, जो फ्लो के कारण हो, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये फ्लो कैसे होता है, तो ये फ्लो कोई किसी न किसी कंडक्टर के माध्यम से होगा, और चूँकि कंडक्टर के माध्यम से कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसका नाम कंडक्टर रखा भी गया है। तो कंडक्टर किसको कहेंगे हम? तो कंडक्टर हमने चर्चा किया था कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने वाला होगा। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं, उसमें उसको फ्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो कंडक्टर में एक है गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर किसको कहेंगे? जिस ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। फिर जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 तक अगर है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो भी वो कंडक्टर तो है, लेकिन कंपैरेटिवली उनकी ग्रेडिंग घटते जाएगी। गुड कंडक्टर हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर हो गया। तो ये जैसे एक कंडक्टर है तो गुड है, 2 हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो थोड़ा सा उससे कैटेगरी डाउन हो गई, और 3 हो गया तो वो थोड़ा और कम कंडक्ट करने के चांसेस आएंगे, उसको थोड़ा सा और पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो कंडक्ट करेगा वो। ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है कि आगे हम पढ़ेंगे, जब रजिस्टर पढ़ेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये कंडक्ट करने में अवरोध क्यों होता है। अगला देख लेते हैं इंसुलेटर। जैसा हमने कल चर्चा किया था कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको अपने न्यूक्लियस से आगे ले जाने में, उनको फ्री करने में ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए नॉर्मल कंडीशन में वो इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर पाते, तो उसको इंसुलेटर कहते हैं। हमने एक और चर्चा किया था सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर जैसा हमने कल चर्चा किया था कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो उनको नॉर्मल कंडीशन में तो वो एस्केप आउट होना उनका मुश्किल होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में दे यूज टू बिहेव लाइक इंसुलेटर, लेकिन थोड़ा सा ही एनर्जी देते ही वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन और ये सेमीकंडक्टर आज के डेली लाइफ में इतना यूज़फुल हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इसी पे आधारित हैं, इन्हीं के सहारे वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये कल हमने चर्चा कर लिया था डिटेल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर की चर्चा करें। रजिस्टर किसको कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके थ्रू करंट फ्लो करने में जो भी कोई भी कंडक्टर हो जिसके थ्रू करंट फ्लो अगर कर रहा है तो वो अपोजिशन जो होता है, ठीक है, वो करंट को फ्लो करने में बाधा पैदा करते हैं, फ्लो नहीं करने देते आसानी से, तो उनको हम रजिस्टर बोलते हैं। जैसे अब देखिए, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि कोई आपका नाली है, घर के सामने जो नाली है, ड्रेन पाइपलाइन है, आप देखेंगे जब उसमें कचरा भर जाएगा तो उसमें जो पानी है वो बड़ी मुश्किल से फ्लो करता है या ओवरफ्लो करता रहता है, वो थ्रूली फ्लो नहीं करता है। तो ये अपोजिशन, जैसे आपका नहरें हैं, नहरों में क्या होता है कि वीड्स घास फूस डेवलप हो जाते हैं, तो वो जो है उसके पानी की करंट को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो
ऐसे ही जो कंडक्टर होते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने में उसको ऑब्जेक्शन देती हैं, फ्लो आसानी से नहीं करने देती। तो ऐसे कंडक्टर जिसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है या थोड़ा भी हो तो उनको रेजिस्टर बोलते हैं, और उनकी इस क्वालिटी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो अपोज करने करंट के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो अपोजिशन क्रिएट करते हैं उसकी इस क्वालिटी को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टिविटी जितना ही कम होगा, जिस एलिमेंट का रेजिस्टिविटी जितना ही कम होगा उतना ही वो बेटर कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितने ज़्यादा होगी वो उतना ही पुअर कंडक्टर होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टर। अब काज क्या होता है, क्यों ये एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं? तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर, थोड़ा सा उसको हम बड़ा सा ले लेते हैं, ये कंडक्टर है। अब इसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ तो एटम्स होंगे, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ से हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब इनको हम प्रेशर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कल चर्चा हम कर चुके थे, तो उतने ज़्यादा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये निकलेंगे, उतने प्रेशर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे बीच में या तो ये और किसी फर्दर इलेक्ट्रॉन से ही टकरा गया या फर्दर एटम से टकरा गया, तो इस तरह से ये जो है उसके फ्लो में, उसकी स्पीड में रुकावट पैदा करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि यही एक क्वालिटी है जिसके कारण उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी क्वालिटी के कारण रेजिस्टेंस उसमें उत्पन्न होता है जो करंट के फ्लो में बाधा पैदा करता है। क्लियर हो गया आपको कि रेजिस्टेंस क्या है और उस रेजिस्टेंस का कारण क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ये कॉजेज हो गया आपका, ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सारा हो गया। अब आते हैं हम रेजिस्टर के ग्राफ पे। ग्राफ कैसे हम बनाएंगे? तो हम दो तरह के ग्राफ होंगे इसमें, एक होगा VI ग्राफ, एक होगा IV ग्राफ। ठीक है, पहले हम देखते हैं, ये दो एक्सिस है, Y एक्सिस पे हम ले लेते हैं वोल्टेज और X एक्सिस पे ले लेते हैं हम करंट। ठीक है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट को मेज़र करते जाएंगे और उनको प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम प्लॉट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है हमको, तो इसको हम बोलेंगे VI ग्राफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? VI ग्राफ। और दूसरा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वोल्टेज का करंट से रेशियो, ये स्लोप जो है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल इंडिकेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कैसे हम देखेंगे? तो रेजिस्टेंस को हम नॉर्मली R से डिनोट करते हैं, तो R इज़ इक्वल टू V/I। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक, और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो उसको हम बोलते हैं ओम्स। ये इसका सिंबल होता है और इसको हम बोलते हैं ओम्स। ठीक, दूसरा जो ग्राफ है, पहले चर्चा कर लें, उसके बाद हम ओम्स पे और आएंगे। कि दूसरा जो ग्राफ है वो इसका इसमें केवल ये चेंज कर देंगे हम, ये हो जाएगा I, Y एक्सिस पे I हो जाएगा और X एक्सिस पे V हो जाएगा,
और इसमें जब हम प्लॉटिंग करेंगे और जो हमें स्लोप मिलेगा वो हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, और इसका सिंबल होता है मो, ठीक है, MHO, ठीक है। और इसका उल्टा ओमेगा की तरह से इसका सिंबल हम बनाते हैं। और इसका रेशियो क्या होगा, ये किसके किसके रेशियो में होगा, तो ये होगा हमारा करंट टू द वोल्टेज। इस स्लोप को, ये स्लोप ऑफ IV ग्राफ will indicate the conductance, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो रजिस्टर हो गया हमारा। रजिस्टेंस में दो तरह के ग्राफ हमें प्लॉट करने होते हैं, वो हो गया हमारा। अब हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है हमारे दैनिक जीवन में। इसके लिए हम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हमारा ओम्स, और उन्होंने एक लॉ इस्टेब्लिश किया इसके ऊपर, और उसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ क्या कहता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है at constant temperature and physical condition voltage is directly proportional to the current flowing through an ohmic resistor, that is V is directly proportional to I। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू जैसे करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट हम R लिखते हैं, और R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे क्यों एक रेजिस्टेंस डालना पड़ता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए आप चीनी खरीदने के लिए गए, तो आप दुकानदार से पूछते हैं कि 1 किलो चीनी का कितने का मिलेगा, वो बोलता है से 40 रुपये का। आप फिर बोलते हैं 2 किलो, तो वो बोलता है 80 रुपये। वो आप बोलते हैं 3 किलो, तो वो बोलता है 120 रुपये। तो आप देखते हैं कि ये वेट और कॉस्ट, इन दोनों में एक पर्टिकुलर रेशियो है। तो इसको ही तो हम बोलते हैं कि मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कोई एक चीज़ तो है जो कॉमन है, जो और उसी कॉमन को हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे हम कॉमन की बात करें, 1 किलो का 40 रुपये हुआ, 2 किलो का 80, 3 किलो का 120। इसका मतलब क्या हुआ कि हर किलो पे 40 रुपये आपका फिक्स अमाउंट है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है अगर इज इक्वल टू की बात करें, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि 5 किलो चीनी का कितना रेट होगा, तो आप फटाफट क्या करेंगे, 5 × 40 कर देंगे और आपको रेट पता चल जाएगा। तो वही चीज़ है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो वहाँ पे एक न एक कोई चीज़ होती है जो कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट को अपने सुविधा के हिसाब से हम रख लेते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे चूँकि रेजिस्टेंस की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पे उस कांस्टेंट को कैपिटल R से दिखाते हैं, और कैपिटल R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ओम्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आ रही है। पहली चीज़ आ रही है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है कि आप जो करंट फ्लो कराएंगे किसी भी कंडक्टर में, तो आप देखेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो वो टकरा रहा था दूसरे एटम से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से।
तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है, फ्रिक्शन होगा तो हीट पैदा हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि जब बहुत ज़्यादा देर तक अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में पास करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप ओम्स लॉ वेरीफाई करने जा रहे हैं तो आप उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी करंट आप फ्लो कराते हैं वो मोमेंटली कराइए, ताकि वो कंडक्टर का ना तो उसका टेम्परेचर बढ़े और ना ही फिजिकल कंडीशन में क्या है, जैसे करंट ज़्यादा देर तक फ्लो कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट जो है आपके रेजिस्टेंस पे पड़ता है, तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, उसका लेंथ भी बढ़ सकता है, उसका डायमीटर कम हो सकता है। तो ये सारी चेंजेज आएंगी। तो इसीलिए जब भी ओम्स लॉ आप वेरीफाई करने जाएं तो आप ध्यान रखिए कि जो भी स्विच ऑन करते हैं करंट भेजने के लिए तो वो मोमेंटली करिए, अभी को ऑन करिए, तुरंत रीडिंग लीजिए और फिर रख दीजिए, ठीक है, ताकि वो फिजिकल कंडीशन उसकी चेंज ना हो, टेम्परेचर वेरी ना करे। तो अब क्या कह रहा है ये कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एन ओमिक रेजिस्टर। अब एक चीज़ और आगे, ओमिक रेजिस्टर क्या है? ओमिक रेजिस्टर उसको बोलते हैं जो एक प्लेन रेजिस्टेंस होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। बहुत सारे ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे भी रेजिस्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप फ्लोरेसेंट ट्यूब अगर देखेंगे तो दैट डजंट फॉलो द ओम्स लॉ। एलईडी बल्ब देखेंगे वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आप ट्रांजिस्टर को ले लेंगे, दैट आल्सो विल नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। तो आप जब भी ओम्स लॉ वेरीफाई करें तो आप ध्यान दें कि आपको अगर यूज़ करना है तो आप एसी या डीसी बल्ब यूज करें, इनकेसेंट लैंप, ठीक है, जो पीला वाला बल्ब होता है उसको यूज़ करें, उसमें ओमिक रेजिस्टर होता है, तो तब वो आप वेरीफाई कर पाएंगे। या सिंपल एक रेजिस्टेंस वायर बाउंड रेजिस्टेंस ले लीजिए, उसको लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब ऐसी कंडीशन जब सेट कर लिया आपने कि एक सिंपल वायर बाउंड रेजिस्टेंस, लेट्स ड्रा डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एक अमीटर। इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक अमीटर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें करंट भी लेना है, ठीक है, हमें करंट भी चाहिए, हमें वोल्टेज भी चाहिए। ओके, अमीटर ले लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ पे स्विच ले लेंगे, ठीक है। ये स्विच की प्लग भी हो सकता है, की प्लग को ऐसे, बाकी हम जब सिंबल्स बताएंगे तो और बताएंगे कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं। उसके बाद एक बैटरी ले लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक रियोस्टेट लेंगे। रियोस्टेट की चर्चा अभी हम करने वाले हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर जब पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसको सीख लेते हैं। रियोस्टेट का सिंबल क्या है, ये है आपका सिंपल रेजिस्टेंस और उस पर ये आता है रियोस्टेट का सिंबल, ठीक है, यहाँ है। तो ये जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे रहेगा। अब आप कहेंगे जी मीटर तो लगा दिया, वोल्ट मीटर कहाँ लगाएं? तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोड के पैरेलल में लगाते हैं, लोड के पैरेलल में लगाते हैं। लोड क्या है हमारा? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका बैटरी, ये हो गया RH। RH बोलते हैं रियोस्टेट को, ठीक है। RH चीज़ है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको वेरी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको ये हो गया अमीटर, वोल्ट मीटर हो गया। वो वेरी करना क्यों चाहिए? क्योंकि हमको एक ग्राफ ड्रा करना है, जैसा अभी हमने आपको दिखाया था VI ग्राफ ड्रा जो किया था। ये हो गया था वोल्टेज और ये हो गया था आपका करंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। यहाँ हो गया वोल्टेज, यहाँ हो गया करंट, ठीक है। अब वोल्टेज में मान लेते हैं कि हम पहले अप्लाई किए यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कुछ करंट आएगा। फिर इसको रियोस्टेट को थोड़ा आगे पीछे सरकाएंगे तो इसको हम 8 भी कर सकते हैं, फिर 6 भी कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी करंट की रीडिंग आएगी, जो भी अमीटर रीड करेगा, वो हम लिखते जाएंगे और उनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जब प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, ठीक है। कब दिखाएगा? जब ये कंडीशन हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो और ओमिक रेजिस्टर हो,
ठीक है, इन 3 चीज़ होंगी तो ऐसा आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ओम्स लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ प्लग की मैंने इसीलिए लगाया है ताकि आप जितनी देर में रीडिंग लेना है उतनी देर केवल इंसर्ट करें, उसके बाद फिर निकाल लें, ताकि रेजिस्टेंस गर्म ना हो, रेजिस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। फिर उसके बाद दूसरा रीडिंग लेना होगा तो फिर दोबारा इंसर्ट करिए, फिर दूसरी रीडिंग लीजिए, इसको थोड़ा आगे पीछे बढ़ा करके, और तीसरी रीडिंग, ऐसे करें कम से कम 3-4 रीडिंग लीजिए और उसको ऐसे टेबल बनाइए, उसमें एंट्री करिए, और उसके बाद यहाँ पे आप प्लॉट करके उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वोल्टेज और करंट में एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप आता है, और इसी स्लोप को हम बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर बराबर हो जाएगा V/I, क्योंकि आप यहाँ फार्मूले से भी देख सकते हैं कि V वाज इक्वल टू R इंटू आई, तो अब R लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, V यहीं का यहीं रहेगा, और I जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू R/I। और यही चीज़ हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पे पता करते हैं। तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। ओम्स लॉ क्या होता है ये भी आपने देख लिया। अब आते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। तो लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन तो यही है कि आपका रेजिस्टेंस जो है ओमिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन यह है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है, उस रेजिस्टेंस की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-4 इसके लिमिटेशंस हैं, उसको जानना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है क्लास 10th के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक एमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए। ये एमीटर डीसी एमीटर लीजिएगा, डीसी वोल्टमीटर, क्योंकि बैटरी ही घर पे मिल पाएगी। आप एसी में ये चीज़ हम कर भी नहीं पाएंगे, तो हमें सब कुछ डीसी चाहिए। तो डीसी की एक बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, ये घर में आपके मिल जाएगी। इन्वर्टर की बैटरी मिल जाएगी, या गाड़ियों की बैटरी मिल जाएगी, या इवन 6 वोल्ट की बैटरी मोटरसाइकिल की, उससे भी काम। आजकल मोटरसाइकिल में भी तो 12 वोल्ट ही आ रहा है। तो आप 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, एक स्विच ले लीजिए। स्विच नॉर्मल पियानो स्विच भी ले सकते हैं, और अगर पियानो स्विच लेंगे तो इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे पियानो स्विच के लिए ये 2 डॉट लगाइए, और ये जो है ये होता है, और ये क्लोज है तो ये सर्किट थ्रू है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मोमेंटली ऑन ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल ऐसा है जिसको आप घर पे भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी आप अगर वेरिएबल वैसे नहीं मिलता है तो आप पंखे का रेगुलेटर ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसको घर पर आप आराम से कर सकते हैं। एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब दोनों डीसी का खरीदिएगा। रेजिस्टेंस मार्केट में रेडली अवेलेबल है। ये ध्यान रखिएगा, वायर बाउंड रेजिस्टेंस लीजिएगा। ये रियोस्टेट भी मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो मिलेंगे, नहीं होगा तो पंखे का रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इतना काम हो गया। अब आते हैं हम इसको हम रब ऑफ कर देते हैं। अगला चीज़ आते हैं हम आपके रजिस्टर पे कि रजिस्टर कितने तरह के होते हैं। तो रजिस्टर हम जैसा देखे हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो भी अपोजिशन क्रिएट करता है कोई भी कंडक्टर, तो वो रजिस्टर हो जाता है। और रजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है फिक्स रजिस्टर, और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपके साथ पढ़े लिखे हैं और लास्ट तक आपके वो दोस्त रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपके बड़े होने पे जो बनते हैं, जो मतलब अवसर के हिसाब से बनते हैं, उनका मतलब होगा तो आपके दोस्त बन जाएंगे, नहीं तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे है, जो फिक्स वाला है वो हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका ज़रूरत के हिसाब से उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप खुद करिए या खुद उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो वेरिएबल होंगे। अब वेरिएबल में 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल होता है जो वेरी कर लिया आपने, और दूसरा रियोस्टेट टाइप का होता है। तो इसकी वैल्यू को आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल के वैल्यू को एक बार चेंज कर लिया तो बार बार चेंज करना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ आराम से वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर, फिक्स और वेरिएबल और रियोस्टेट। तो ये हो गया आज के जितने भी टर्म्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले थे,
उसके बारे में हो गया। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि कम से कम ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आखिर जो ओम्स लॉ हमने वेरीफाई किया था तो उसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में क्या क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। When a potential difference of 3 volts is maintained across, ठीक है, across a नाइक्रोम वायर, ठीक है, से ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम 3 वोल्ट का मेंटेन कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फ्लो, ठीक है, ये जो करंट फ्लो कर रही है 0.75 एम्प्स फ्लो कर रही है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, तो हमें पता करना है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो एक कुछ न्यूमेरिकल करके देखने के लिए हमने बात किया, और वो करते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस है, ये सपोज इसकी वैल्यू R है, तो ये हमें पता करना है। ये 3 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.75 एम्प्स फ्लो कर रहा है, तो इसमें इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करनी है। अब हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V इज इक्वल टू R इंटू आई। R एक रेजिस्टेंस होगा, कांस्टेंट होगा जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स R अगर पता करना है तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई I। अब गिवन क्या क्या है, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 0.75 एम्प्स, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 0.75, दैट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 75। इसको कैंसिल कीजिए 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 and 2 12, और 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 4 ओम्स। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम पता कर लेंगे। अगर ओम्स लॉ के बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें पता है, तो इसके बारे में हम बड़ी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 वोल्ट बैटरी दिया हुआ है। हाउ मच करंट विल अ टॉर्च बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 3 वोल्ट बैटरी? इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1.2 ओम्स। अब यहाँ पे बच्चों रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.2 ओम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फिर से फार्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पे गिवन चेंज हो जाएगा। हमारा गिवन है वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे I की जगह पे R दिया हुआ है, R दिया हुआ है 1.2 ओम्स। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि करंट कितना ड्रा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे I अगर पता करना है, दैट इम्प्लाइज करके I बराबर पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा, V तो इधर ही रहेगा, R जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, V बाई R। तो यहाँ पे गिवन में ये हो गया, तो दैट I मीन्स हेंस I इज इक्वल टू V बाई R, और V है हमारा 3 वोल्ट, R है 1.2, दैट इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाई 12, और इसको अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24, 6 और 12 पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, 2.5 एम्प्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम करंट निकाल पाएंगे, और ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं।
क्वेश्चन थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन सीधा लिख लेते हैं। करंट कितना दिया हुआ है, 0.4 एम्स व्हेन कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीट एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो हमें क्या पता करना है, टू फाइंड आउट दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या करना है, व्हाट करंट वुड द आयरन ड्रॉ व्हेन इट्स कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। ये तो हो गया कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड क्या है कि करंट हमें पता करना है कितना होगा, वोल्टेज इक्वल टू 240 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता करना है, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, जो यहाँ रेजिस्टेंस आप पता कर लेंगे वही रेजिस्टेंस यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो पता करते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे। पहले हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I हम पढ़ चुके हैं। वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। करंट कितना है, 0.4, दैट इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 500, दैट इज इक्वल टू 500, और क्या यूनिट हो जाएगी, ओम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, 500 ओम्स इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है कि ये पता करना है, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या है, अब हमारे पास क्या क्या पता है। अब गिवन में देख लेते हैं, वोल्टेज हो गया हमारा 240 वोल्ट नाउ, और रेजिस्टेंस हो गया हमारा 500 ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यही है, इसी को अप्लाई करना है। तो हमें पता करना है करंट कितना होगा। तो अब करंट के लिए हमने फार्मूला देखा था, V/R हुआ था। वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट। R कितना है, रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने, 500 ओम्स निकाला है। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करें, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 1000 हो जाए, तो कटाना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये 0 इससे कट गया, और 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, 0.48, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये करंट है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्स हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि ओम्स लॉ का कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में न्यूमेरिकल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और इनका न्यूमेरिकल आप पता कर सकते हैं। आगे हम मिलेंगे तो पहले इनका क्या क्या हमने अब तक सीखा है वो सब डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कि रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें, तो कैसे उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।